Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class. We are going through chapter 7 vectors. Today is our third lecture. Today we will learn about the concepts of vectors in space, direction cosines and direction angles of a vector. Moreover, we will learn an important result. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Next, we will solve exercise 7.2 and its related examples, inshallah. First of all, we see the concept of vectors in space. जो आपका स्पेस में वेक्टर्स का कंसेप्ट है वो बिल्कुल प्लेन वाला ही है. सिर्फ आपका जो डिफरेंस है वो ये होगा कि वहाँ पे हम 2 कोऑर्डिनेट्स लेके बात किया करते थे, x और y, और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर्स लेते थे i कैप और j कैप. तो जब हम स्पेस में बात करेंगे तो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो भी हमारे साथ होगा. थर्ड कोऑर्डिनेट को भी साथ लेंगे, दैट इज़ द z कोऑर्डिनेट. और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि z के साथ जो है हमारा यूनिट वेक्टर वो होता है k कैप. तो बाकी जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल वही है. सिर्फ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जो है आप नोट करेंगे वो ये होगा कि यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो भी हुआ करेगा. बाकी आपकी एक्सरसाइज बहुत बहुत इजी है और बिल्कुल पीछे वाले जैसे ही क्वेश्चंस हैं मिलके उससे ज़्यादा इजी हैं. तो आप इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं. एक आपका न्यू कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं, दैट इज़ डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. सो वी सी व्हाट आर द डायरेक्शन एंगल्स. फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेक्टर ओ पी, दैट इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर. उसको हमने लिया हुआ स्पेस में. ठीक है, अब आपकी ये जो फिगर है इट इज़ 3 डायमेंशनल. तो 3 डायमेंशनल जो आपकी फ़िगर है वो डेफिनेटली पेपर में तो नहीं बन सकती क्योंकि हमारा जो पेपर होता है दैट इज़ 2 डायमेंशनल. तो आप इसको यूँ समझ लें कि अगर आप अपनी नोटबुक के ऊपर अपनी पेंसिल को आप बिल्कुल इस तरीके से सीधा खड़ा करें कि आपकी जो पेंसिल की टिप है, नीडल उसकी आगे से निब जो है वो आपके पेपर को टच कर रही हो, बिल्कुल उसको सीधा खड़ा करें. तो और इसके साथ आप नीचे अपना बना लें एक्स वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और उसके ओरिजिन के ऊपर उसको पेंसिल को आप बिल्कुल खड़ा कर दें. तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से सीधी पेंसिल खड़ी होगी नॉर्मल टू द पेपर, ठीक है, नॉर्मल टू द पेपर आपकी जिस तरह पेंसिल खड़ी होगी या परपेंडिकुलर टू द पेपर आप कह सकते हैं, तो वो हमारे पास होगा z एक्सिस. तो यहाँ बस ने हमें ये बताया कि लेट r इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बी अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एंड लेट अल्फा एंड बीटा and gamma denotes the angles formed between r and the unit coordinate axes I, j and k respectively. तो एंगल्स जो अल्फ़ा बीटा और गैमा होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो डायरेक्शन एंगल्स हैं. यानी अगर हमने कोई लिया हुआ नॉन ज़ीरो वेक्टर ओ पी और वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहा है अल्फ़ा बीटा और गैमा, तो इन एंगल्स को हम कहेंगे कि वो एंगल्स जो हैं वो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं. और डेफिनेटली ये एंगल्स जो हैं वो हमारे लेस देन 180 होंगे. ठीक है, 0 और 180 के दरमियान में हमारे एंगल्स जो हैं वो ये लाई कर रहे होंगे, तो इनको हम कह देंगे कि दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स. और अगर इन्हीं एंगल्स का हम कॉस ले लें, ठीक है, अगर इन्हीं एंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, तो डेफिनेटली वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वो नंबर होगा. जब भी आप एंगल का कॉस लेंगे तो वो एक नंबर हमारे पास आएगा. तो इन नंबर्स को, द नंबर्स कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर. तो आपके पास डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा और गैमा, और आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं दैट विल बी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा. और इसके साथ आपको डायरेक्शन को साइंस का फॉर्मूला भी आना चाहिए. तो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस का जो फॉर्मूला है वो होता है बेसिकली कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू एक्स ओवर आर. एक्स जो है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हुआ करेगा, आर जो है वो आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. बाकी अभी आप इस फॉर्मूले को नोट करें, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इसकी
मज़ीद समझ आ जाएगी। इसी तरह से हम कॉस बीटा जब लेंगे तो वो हमारे पास होगा y और ओवर r मैग्नीट्यूड। y जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट हुआ करेगा और r जो है वो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन कॉस गैमा इज इक्वल टू z ओवर r मैग्नीट्यूड। Using this formula we can solve question number 11 of exercise 7.2. So let's start it. We have exercise 7.2. First of all we are going to attempt question number 11. Find the direction cosines of the given vector. उसने हमें क्या कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो वी हैव जस्ट लर्न द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू x ओवर v मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पे हमारा वेक्टर v है, पीछे हमने r लिया हुआ था तो r मैग्नीट्यूड लिखा था, यहाँ पे v मैग्नीट्यूड आ जाएगा। cos बीटा इज इक्वल्स टू y ओवर v मैग्नीट्यूड एंड cos गामा इज इक्वल्स टू z ओवर v मैग्नीट्यूड। नाउ हेयर x इज बेसिकली द x कोऑर्डिनेट दैट इज 3 हेयर। तो cos अल्फा हमारे पास हो जाएगा 3 ओवर, और पहले हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ v। सो हेयर v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि आपके फार्मूलाज वही होंगे जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में किए। सिंपली यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो ऐड हो जाएगा। सो हेयर वी हैव v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 + 1 + 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 14। सो आवर डायरेक्शन को साइंस विल बी cos अल्फा क्या होगा x ओवर v मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 and cos beta is equals to -1 over square root 14. cos gamma will be 2 over square root 14. तो मैंने इसको आप अलग-अलग भी तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने इनको इकट्ठा इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका पीछे आंसर इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पहले तीनों को फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लें और फिर एंड पे इनको इस तरीके से कंबाइन करके लिख दें। इसका जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ये असल में सारे आपको आते हैं या आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व नहीं करवाया। मैंने सोचा हम अपना टाइम सेव करते हैं और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं ताकि आपका ज़रा अच्छे तरीके से जो हम अपने लेक्चर को कैरी कर सकें। तो जो चीज़ें इजी हैं जो आप कर सकते हैं, फिर मैंने इसलिए उन पर टाइम नहीं वेस्ट किया। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। हेयर ए दिया हुआ है आपको, पॉइंट एक, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड ए बी। कर लेंगे इससे, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा। पहले आपने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, बेशक लिखना है तो आप ए को और बी को वेक्टर की फॉर्म में लिख लें और फिर ओ बी माइनस ओ ए करके कर लें, या बेशक जैसे हम करते होते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ वाई माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, उस तरीके से करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बेशक इस तरह से करें जैसे आपको ईजी हो। नेक्स्ट में आपका है -2ab माइनस सी बी। तो आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सी बी फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव u is equals to I plus 2j minus k, v is equals to 3i minus 2j plus 2k and w is equals to 5i minus j plus 3k. Find the indicated vector और number। उसने हमें कहा कि जो जो नीचे उसने आपको बताया वो फाइंड आउट करें, दैट मे बी अ वेक्टर और अ नंबर उसने इसलिए कहा हुआ है क्योंकि थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली कोई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर होगा। तो फर्स्ट वाले में आपने ये करना है कि इनको ऐड करना है वो आप ऐड कर लेंगे, सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जहाँ पे उसने स्केलर से मल्टीप्लाई कराया हुआ है वो आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। और थर्ड में आपने ये करना है कि पहले आप v को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट 3v, फिर उसमें w को ऐड कर देंगे, फिर कुछ ना कुछ आपके पास वेक्टर आ जाएगा, उसको आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 3 you have to find the magnitude of vector v and write the direction cosines of v। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड आउट करने हैं।
तो बेसिकली मेरे आपको क्वेश्चन नंबर 11 पहले कराने की रीज़न ही ये थी, ताकि जब हम 1 2 3 करें तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कशन में ही आ जाए, आपको फिर उसका डायरेक्शन का साइंस फाइंड आउट करने का तरीका आ गया होगा। तो उसने हमें क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। मेरा ख्याल है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको ईजिली कर लेंगे। सिंपली आपने मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी। तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी कोई इशू नहीं। एक्स ओवर वी मैग्नीट्यूड, वाई ओवर वी मैग्नीट्यूड एंड जी ओवर वी मैग्नीट्यूड विल गिव यू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी। Next we have question number 5. Find the unit vector and the direction of v is equals to I plus 2j minus k. उससे आपको एक वेक्टर दिया हुआ और कहा हुआ है कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। तो सिंपली आपने ये करना है कि हमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। वी नो दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो बिल्कुल ऐसा हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी किया। ऑन द सेम लाइन्स यू कैन डू इट। सिर्फ यहाँ पे आपका जो फ़र्क है वो आपके थर्ड कंपोनेंट का आ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप उसी तरह से यहाँ पे उसको साथ लिख देंगे और मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में भी वो ऐड हो जाएगा। स्टिल अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स करके डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपका बाज़-औक़ात पेपर्स में भी आ जाता है, तो आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए। मैंने कोशिश तो ये की है कि जितने को पॉसिबल प्रूफ हों आपके चैप्टर में, जो पेपर में आते भी हों और इजीली हम इस तरह ऑनलाइन क्लास में उनको कैरी कर सकें, तो मैं आपको करवा दूँ साथ साथ। तो इसको हम देख लेते हैं। हेयर वी हैव टू प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। First of all, let's suppose a vector r xi plus yj plus zk। यानी हमने ये किया कि 3 डायमेंशनल एक वेक्टर ले लिया है r, जिसके कंपोनेंट्स हैं x y और z, और क्योंकि 3 डायमेंशन में आ रहा है तो साथ हमारे i j के आ जाएंगे। देयरफॉर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमने एक वेक्टर लिया हुआ है r और उसको हमने मतलब ओ पी लिया हुआ है। ओ पी वेक्टर है हमारे पास, जिसको हमने आर से शो किया हुआ है। एंड वी हैव हेयर एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा, और हमारे पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जी हैं। देन व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर हेयर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा, हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ओवर आर। और यहाँ पे एक नई चीज़ आपके सामने आई है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, तो ये वेक्टर की ही रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह अगर हम कॉमास लगा के लिख दें तो इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आपने ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ इसने ब्रैकेट्स क्यों लगा के लिख दिया है। आपको अगर यूँ मुश्किल लगे तो आप बेशक आई जे में लिख लें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ओवर आर भी लिख सकते हैं आप। अब क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को डेफिनेटली यहाँ पे प्रूव करना है, तो मैंने आपकी पेपर में जो फिगर है आपके पेपर पे सिंपल करके ड्रॉ कर दी है। अगर हम देखें तो हम 2 डायमेंशनल स्पेस में, तो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर आर है ये इस तरीके से बनेगा। हम देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाएगा ओ ए पी। It can be visualized that the triangle OAP is a right triangle with angle A is equals to 90 डिग्री। यानी A पे हमारा 90 का एंगल बन रहा है, और हमने क्या देखा है कि हमारा वेक्टर जो है वो OP R से उसको हमने शो किया हुआ है, और O पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने इसको प्रूफ इसी ट्रायंगल से करना है। ऊपर वाली फिगर जो है वो सिर्फ एक कंसेप्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा 3 डायमेंशनल है। तो जब पेपर पे बात होगी तो पेपर पे आप यही इस तरह से सिंपल वाली फिगर ड्रॉ करके इसको प्रूफ करेंगे। यानी पेपर पे तो डेफिनेटली 2 डायमेंशनल फिगर ही क्लियर हम अंडरस्टैंडिंग उसकी हो सकती है ना। तो आपने ये करना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पहले ये देख लें कि आपकी बेस क्या है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी बेस x है एंड व्हाट इज़ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज r हेयर. सो यू कैन से दैट कॉस एल्फ़ा, हमें पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है. वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पर बेस ओवर हाइपोटेनस. तो यहाँ पे आपका कॉस एल्फ़ा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, दैट विल बी इक्वल टू एक्स ओवर आर. अब ये तो मैंने फिगर जो ड्रॉ की थी वो सिर्फ अल्फ़ा के लिए की थी. इसी तरह से हम बीटा के लिए भी कर सकते हैं. जब बीटा के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा y ओवर आर, और इसी तरह से जब आप गैमा के लिए करेंगे देन यू विल गेट z ओवर आर. तो उसने हमें ये बताया है कि द नंबर्स कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर, cos beta is equals to y over r, and cos gamma is equals to z over r are called the direction cosines of OP. और ये मैंने आपको पीछे एज अ फॉर्मूला भी लर्न करवा दिया है, क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि कॉस के अल्फ़ा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गैमा इज इक्वल्स टू 1. तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. टेक द लेफ्ट हैंड साइड, कॉस के अल्फ़ा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गैमा, तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे. तो हमें वैल्यू हमारे पास कॉस एल्फ़ा की है, जब स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर हो जाएगा. वैल्यू हमारे पास कॉस बीटा की है, तो जब स्केयर करेंगे तो वाई स्केयर ओवर आर स्केयर हो जाएगा. और इसी तरह जब कॉस गैमा की वैल्यू को स्केयर करेंगे तो जी स्केयर ओवर आर स्केयर. सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, वो वैसे ही आ जाएगा आर स्केयर, और न्यूमिनेटर में आपका आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर. एंड हेयर वी नो दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर. हमें पता है ये आर स्केयर के इक्वल है. ये हमें कैसे पता है, ये हमें ऐसे पता है कि हमने जो अपना आर का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर स्केयर रूट. तो जब उसको दोनों साइड्स पे स्केयर करेंगे तो हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर होगा. तो इसकी जगह हम लिख देंगे आर स्केयर, और ऊपर नीचे आपके दोनों आर स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1. देयरफॉर वी हैव द रिजल्ट कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल्स टू 1. जो आपकी 3 डायमेंशनल वाली फिगर है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपको ये जो 2 डायमेंशनल वाली फिगर है ना, ये अच्छी तरह आनी चाहिए. एक एंगल के लिए हम यहाँ बना देंगे अल्फ़ा के लिए, बाकी दोनों को हम सिमिलरली करके लिख देंगे. Now using this formula we are going to solve question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर. उसने हमें नीचे 3 एंगल्स दे देना है और उसने हमें कहना है, वो हमें ये कहेगा कि आप चेक करके बताएं कि कौन से ट्रिपल्स जो हैं दैट आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर. तो जो ट्रिपलेट जो है हमारा इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, और जो ट्रिपलेट आपका इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा उसको हम कह देंगे कि दे आर नॉट द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फार्मूला. एज वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1. उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम एंगल्स को अपने नेम कर लेते हैं. लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देन टेक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव cos square 45 plus cos square 60 plus cos square 60. All this discussion is in degrees. You have already learned the trigonometric values of 45 and 60. तो आपको पता है कि cos 45 1 by square root 2 होगा, cos 60 1 by 2 होगा. इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ऊपर स्केयर करेंगे, we will get 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4. Taking LCM we have 2 plus 1 plus 1 over 4 which is equals to 4 over 4 and it is equals to 1. Since our left hand side is equals to 1, we have verified the result cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Hence the given angles are the direction angles of a सिंगल वेक्टर. यानी जो हमारा ट्रिपलेट दिया हुआ था इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर. इस क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स हैं.
मैंने आपको थर्ड वाला करवाया है जिसमें आंसर 1 आना था। आप बाकी दोनों करके देखेंगे तो हो सकता है कि उनका आंसर 1 ना आए। तो अगर उनका आंसर नहीं 1 आएगा तो कोई बात नहीं, आपने उसको लिख देना है। हेंस द गिवन ट्रिपलेट इज़ नॉट द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। Next, come to question number 4. Find alpha so that magnitude alpha I plus alpha plus 1 j plus 2 k cap is equals to 3। उसने हमें बता दिया कि इसका यानी ये जो पूरा वेक्टर दिया हुआ है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा इज़ अननोन हेयर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों साइड्स को जब आप आगे सॉल्व हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल आएगी। गिवन लिख लें सबसे पहले, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देते हैं। आपकी जो आई के साथ चीज़ है दैट इज़ द एक्स कंपोनेंट, जो जे के साथ पूरा है अल्फ़ा प्लस 1 दैट इज़ द वाई कंपोनेंट, और जो के साथ आ रहा है दैट इज़ द जी कंपोनेंट हेयर इट इज़ 2। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा स्केयर तो अल्फ़ा स्केयर ही रहेगा। अल्फ़ा प्लस 1 स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, वो आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 का स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 4। इसको प्लस माइनस कर लें, आपके पास ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम दोनों साइड्स पे स्केयरिंग कर दें ताकि हमारे पास स्केयर रूट ख़त्म हो जाए। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। उसके बाद हम देखेंगे अगर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। सो वी गेट अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट कैन यू डू हियर? यस, यहाँ पे आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, इसको फैक्टराइज कर लें। अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा आपको कॉमन आ जाएगा और हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस 2, माइनस 1 लेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, alpha is equals to 1 and alpha is equals to minus 2. So these are the two required values of alpha. Next we discuss question number 6. It is very simple. तो मैं आपको इसका हिंट आउट कर देती हूँ, आपने सॉल्व ये खुद करना है, आप कर सकते हैं। If a is equals to 3i plus j minus 4k, b is equals to minus 2i minus 4j plus minus 3k एंड सी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। उसने हमें ए बी सी 3 वेक्टर्स दे दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस पूरे के पैरेलल हो, 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज 7.1 में भी किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने 7.2 का डिस्कस किया था उसमें भी यही था, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू वी था वहाँ पे। तो वो तो कोई इशू नहीं है कि आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखने में ये थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इट इज़ नॉट सो। यहाँ पे इसमें क्या फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c, यानी अगर हम 3a माइनस 2b प्लस 4c फाइंड आउट कर लें तो फिर तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर का फार्मूला आता है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि 3a माइनस 2b प्लस 4c फाइंड आउट कर लेंगे और फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपने सिंपली ये करना है कि इस पूरे वेक्टर का सॉल्व करना है और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऊपर इस वेक्टर का जो रिज़ल्ट आ रहा होगा उसको रखेंगे, तो वहाँ से आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. Find a vector whose magnitude is 4 and is parallel to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. उसने हमें कहा है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है
सॉरी वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4। आपने ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो 2i माइनस 3j प्लस 6k के पैरेलल है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 होता ना, फिर हम इसे यूनिट वेक्टर कह सकते थे। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर हेयर। तो हम करेंगे क्या इसमें, इट इज़ वेरी सिंपल, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इस पर आपने इंपॉर्टेंट भी अपना मेंशन कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं अपना जो उसने वेक्टर दिया उसको कोई नेम दे देते हैं, ठीक है, हमने उसको नेम दे दिया। हेयर वी हैव लेट इट वी वेक्टर आएगा, इसके ऊपर वेक्टर का साइन डाल लीजिएगा। वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। और मैंने ये सपोज कर लिया कि लेट w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, लेट w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, इसको ठीक करना है आपने, लेट w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। यहाँ मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिएगा, लेट w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, देन w इज इक्वल्स टू 4v/v मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब यहाँ आप देख लें, उसने हमें कहा था फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड इज़ पैरेलल टू दिस। तो पैरेलल वाली कंडीशन के लिए आपका फॉर्मूला वही रहेगा, यूनिट वेक्टर वाला जो होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, उसने हमें दे दिया कि इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो यहाँ पे आपने इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। सो आर रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी w इज इक्वल्स टू 4v vector over its magnitude. So the unknown thing here is v magnitude, तो हम v magnitude find out कर लेते हैं। आपका आ जाएगा 2 square plus minus 3 square plus 6 square which is equals to square root 49 and it is equals to 7. Therefore w is equals to 4 into v vector over v magnitude। तो आप v की वेक्टर की जगह वेक्टर लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो आ जाएगा 8i माइनस 12j प्लस 24k ओवर 7। और अगर हमने इसको सेपरेट करके लिखना है तो हमारा आ जाएगा 8/7i प्लस माइनस 12/7j प्लस 24/7k कैप। इट इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ी सी और भी डिस्कशन कर लेते हैं, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कह देता फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 बट पैरेलल टू द वेक्टर, गिवन वेक्टर जो भी हो v, बट इन ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इन अगर आपके पास ये, तो यहाँ तो उसने डायरेक्शन ओपोजिट मेंशन नहीं की हुई थी, दैट मीन्स डायरेक्शन इज सेम। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ओपोजिट होती, फॉर एग्जांपल वो आपको यही स्टेटमेंट दे देता लेकिन कह देता कि डायरेक्शन ओपोजिट है, तो आपने सारा इसी तरह करना था, सिंपली आपने 4 के साथ नेगेटिव साइन लगा देना था। यानी देन आर रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी w इज इक्वल्स टू माइनस 4v/v मैग्नीट्यूड। जितना मैग्नीट्यूड देगा वो हम लिखेंगे। अगर तो डायरेक्शन सेम है फिर तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो माइनस भी आएगा, माइनस 4v/v मैग्नीट्यूड। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला आपका जो क्वेश्चन है ना, वो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट्स में से, तो मैंने आपको यहाँ गाइड कर दिया, तो वो आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ u इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v इज इक्वल्स टू माइनस i प्लस 3j माइनस k एंड w इज इक्वल्स टू i प्लस 6j प्लस zk represents the sides of a triangle, find the value of z। उससे हमें क्या कि ये 3 वेक्टर्स दिए हैं और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें, यानी दे 3 आर representing the sides of a triangle, then we have to find the value of z। तो यहाँ पे अगर आप रिकॉल करें अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारा इस तरह होगा कि अगर ये तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें, देन u प्लस v मस्ट बी इक्वल टू w। So here we can say that if u, v and w are representing the sides of a triangle, then u plus v is equals to w। Putting the values here, we have वैल्यूज़ पुट कर दें। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस आपका जो हो रहा है उसको प्लस माइनस कर लेते हैं।
तो ये आपको मिल जाएगा आई प्लस 6j प्लस 3z इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पे 3k आएगा, आपको यहाँ मिस्टेक है, आई लेफ्ट हैंड साइड पे आई प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल्स टू आई प्लस 6j प्लस z। तो अगर आप दोनों साइड्स पे कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि i के कंपोनेंट जो हैं वो i सेम है, j के कंपोनेंट देखेंगे वो भी 6 है, वो भी सेम है, और इन द सेम वे वी कैन सी दैट हेयर z इज़ इक्वल्स टू 3। हमारे पास जब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी 3। ये ऊपर आपने कंपेयरिंग बोथ साइड्स वाले से ऊपर वाले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे आएगा 3k। सो ऑन कंपैरिजन वी सी दैट z इज इक्वल्स टू 3। Next, come to question number 9. The position vectors of points A, B, C and D are, उससे चारों पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, हम वो चारों लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली। शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। चारों पोजीशन वेक्टर्स उसने हमें दे दिए हैं, उसने हमें कहा कि ए बी को आपने शो करना है दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन, कैन यू फाइंड ए बी? Yes, you can find AB by simply position vector of B minus position vector of A। और इसी तरह से आप CD फाइंड आउट कर सकते हैं by solving C D and C, position vector of D minus position vector of C। पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिया हुआ है, उसको हम OA का नाम दे देते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ B दिया हुआ है, उसे OB का नेम कर लें। Next we have position vector of C, that is OC, and position vector of D, that is OD. Finding AB, here AB is equals to OB minus OA। इन दोनों को subtract कर लेते हैं and we will get the value of vector AB as I plus 2j minus k, and here CD is equals to OD minus OC, that is, putting the values we have minus 3i minus 6j plus 3k। यहाँ पे आप ये देखेंगे जो सी डी की वैल्यू आ रही है उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। देयर इज़ अ स्केलर कॉमन, हम -3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास रह जाएगा i प्लस 2j माइनस k। तो अगर आप अपने सोल्यूशन को ऊपर से देखें तो आपने जो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट वाज एक्चुअली i प्लस 2j माइनस k। इसका मतलब हुआ कि मैं i प्लस 2j माइनस k को रिप्लेस कर सकती हूँ वेक्टर ए बी से। सो वी हैव पुट ए बी वेक्टर इन प्लेस ऑफ i प्लस 2j माइनस k। सो हियर वी गेट सी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू -3 ए बी वेक्टर। तो अब आप ये देखें कि मैंने आपको जब पैरेलल वेक्टर्स की हमने बात की थी परहैप्स इन आवर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड परहैप्स इन आवर फर्स्ट लेक्चर, तो जब हमने अपने पैरेलल वेक्टर्स की बात की थी तो हमने कहा था कि दे बोथ आर द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आपने यही देखा है कि सी डी इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इट डजेंट मैटर, हमने दोनों केसेस पढ़े थे पैरेलल वेक्टर्स के लिए कि डायरेक्शन आपकी सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट भी हो सकती है। सो एज सी डी इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, हेयर वी कैन से दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 बाय योरसेल्फ। उसके आपके 2-3 पार्ट्स हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं और मैंने आपको जितना पीछे करवाया इंशाल्लाह उसको देखते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने खुद ही करनी है एंड दे आर वेरी सिंपल, इट इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर। और ये वाली एक्सरसाइज तो खैर बहुत ही आसान है, ये तो एक्सरसाइज 7.1 से भी ईजी है। तो मैंने इसलिए इसको एक लेक्चर में कवर करा दिया ताकि हम अपने डेज़ जो हैं उनको सेव करें और आपका मैक्सिमम काम हो सके। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडेज सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी।